everyone. Welcome you all in the video classes of Pariksha Manthan. I am Archana Pandey. In the last class, I have started the revolt of 1857. 1857 की क्रांति के कुछ कॉजेस थे, उसको हमने कवर किया था. इसको रिकैप करते हुए आगे की क्लास को हम प्रोसीड करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए कुछ बैकग्राउंड था कि हमारा जो इग्निशन पॉइंट था वो क्या था, जो रिवोल्ट था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था. तो देखिए मेरठ में एक जगह है यूपी में, जो दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से 58 किलोमीटर दूर है. मेरठ में कुछ सिपाही जो होते हैं वो 10 मई को ये रिवोल्ट वहां से इग्नाइट करते हैं और 11 मई को वो सुबह बिल्कुल तड़के दिल्ली पहुंच जाते हैं. और वहाँ के जो एम्परर होते हैं दिल्ली में, बहादुर शाह जफर जो होते हैं, जो मुगल काल में एम्परर होते हैं, उनको अपना लीडर प्रोक्लेम करते हैं ये लोग. इसके बाद जो है रिवोल्ट होते हैं, उसके कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आर्मी, सोशियो रिलीजियस और आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, ये कुछ कॉजेज होते हैं. तो देखते हैं. देखिए इकोनॉमिक कॉजेज में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी. हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी होती है वो हैंडीक्राफ्ट, जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हैंडलूम्स होते हैं या छोटे मोटे जो उनके उद्योग होते हैं, उसको पूरी तरीके से जो है बर्बाद कर दिया जाता है. एग्रीकल्चर को जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जो है फेज आउट कर दिया जाता है. जो हमारे पीजेंट्स होते हैं उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा बदतर होती है. प्रिंसली स्टेट को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू अनेक्स कर लिया जाता है एक एक करके. और जो हमारे आर्टिशियंस होते हैं उनको पैटर्नेस देने वाला कोई नहीं बचता है. तो इस तरीके से जो है हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है अब उनका कोई जो है अस्तित्व नहीं बच पाता. जो हमारे जो जमींदार होते हैं उनका स्टेटस भी बहुत डाउन हो जाता है. और पीजेंट्स जो है वो मनी लेंडर्स जो है पीजेंट को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं. तो ये सारे हमारे इकोनॉमिक कॉजेस थे जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये सारी में पूरी तरीके से डिस्कस किया है. अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं चेक किया तो उसको जाके फिर से एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद इस सेकेंड वीडियो पे आइएगा, क्योंकि लास्ट क्लासेस में ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की गई हैं. तो देखिए ये जमींदार का स्टेटस हमने देखा कि जमींदार का स्टेटस भी बिल्कुल डाउन होता गया, इसलिए जमींदार ने भी पार्टिसिपेट किया 1857 के रिवोल्ट. नेक्स्ट हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स. जिस तरीके से उनको इंडिगो वगैरह कल्टीवेट कराते थे, उनको रॉ मटेरियल और कैश क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस करा रहे थे, जो हमारे वीट थे और जो जो राइस थी, यानी कि जो जिससे वो अपना अ, किसान अपने आप को सस्टेन कर सकते थे, वो सारी चीजें जो है ना करके उनको कैश क्रॉप्स के लिए उनको फोर्स किया जाता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनकी जमीनों को खराब किया जा रहा था. क्योंकि एक बार जब इंडिगो उसमें लगा दिया जाता था तो प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती थी और फर्दर उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा. तो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था. आगे देखते हैं. पॉलिटिकल कॉजेस हमने देखा था कि जो आपका एग्रेसिव पॉलिसीज थी सब्सिडरी अलायंस की, कि आप जो है हम आपके मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट आप अगर आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी ही सेना आप अपने खर्चे पे रखिए. ठीक है, ये जो है शर्त थी उनकी. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था कि अगर किसी का पुत्र नहीं होता है तो दत्तक पुत्र वो नहीं मान्य होता था, और अगर पुत्र नहीं है तो उनका जो राज था उसको हड़प कर लिया जाएगा. रैम्पेंट करप्शन था, एक्सप्लॉइटेशन जो है था, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन था. एक्सटेंशन ऑफ नेटिव इंडियन स्टेट्स था. और जो है इल ट्रीटमेंट ऑफ बहादुर शाह जफर, उनका टाइटल छीन लिया गया था. उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर के बाद उनकी जो बेगम थी या उनके जो बच्चे थे वो जो है अब लाल किला को यूज नहीं कर सकते. तो ये सारी चीजें थी जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको बहुत ज्यादा, उनके सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा धक्का लगा था इस चीज से. हम देखेंगे सब्सिडरी लैब्स, ये सारी चीजें हमने. और देखिए एक्सटेंशन इल ट्रीटमेंट टू द बहादुर शाह, इसको हमें यहाँ से स्टार्ट करना. देखिए इसमें क्या है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन वियरिंग कास्ट स्पेसिफिक क्लॉथिंग एंड आइटम्स. ठीक है, जैसे टर्बन हो गया. तो अब क्या था कि जो जो पुजारी लोग थे उनको मंदिर में जाने से जो है रोक दिया गया. ठीक है, उनको टीका लगाने से रोक दिया गया, उनको जो है कलावा बांधने से रोक दिया गया. जो मुस्लिम्स थे उनको जो है पर्टिकुलर जो एमलेट्स वगैरह पहनते थे या उनके जो रिलीजियस सिंबल्स थे उसको जो है वियर करने से रोक दिया गया. टर्बन पहनने से रोक दिया गया सिखों को. तो ये सारे जो हमारे जो सेंटिमेंट्स थे उसको धक्का पहुंचा रहे थे. दूसरा है फोर्स टू ट्रेवल ओवरसीज विच वॉज फॉरबिडन इन हिंदू ट्रेडिशन. ठीक है, तो इनको फोर्स किया जाता है, इनको मजबूर किया जाता था कि आपको समुद्र से पार जाके आपको जो है लड़ाइयां लड़नी है. आप देख रहे थे कि इनके बहुत सारे जो है इस तरीके से युद्ध होते थे जो दूसरी कंट्रीज में होते थे, जिसके लिए
जो हमारे सैनिक थे, जो हमारे सिपाही थे, उनको जो है ओशन को क्रॉस करना होता था। और देखिए जब ओशन एक बार क्रॉस कर लेते थे तो वहां से जब वापस आते थे तो वो सोसाइटी जो है वो उनको स्वीकार नहीं करती थी, ठीक है। या जिस बैरक में रहते थे वहां के लोग, जिस इन्फेंट्री में रहते थे, या गांव में जब अपने हर रिश्तेदार में जाते थे, अपने गांव में जाते थे, अपने परिवार में जाते थे, तो परिवार के ही लोग उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देते थे। क्या रीजन था? रीजन ये था कि वो लोग ये सोचते थे कि इतना दूर, इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा, तो उस बीच में हो सकता है बहुत कुछ, पता नहीं क्या चीजें उन्होंने खाई होंगी, क्या टच कर लिया होगा, तो इस तरीके से उनको लगता था कि उनका धर्म जो है कहीं ना कहीं भ्रष्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये था। और फिर इसके बाद अनइक्वल पे फॉर इंडियन सिपाहीज, ठीक है। जो हमारे इंडियन सिपाहीज थे वो, उनकी पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं हो पाती थी, वो सिर्फ सूबेदार के रैंक तक जा सकते थे, और उनका जो है पे था वो बहुत ज्यादा अनइक्वल था, बहुत कम उनको पेमेंट मिलती थी अगर हम कंपेयर करें ब्रिटिशर्स के, जो ब्रिटिश के सिपाही थे, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको जो है उनको इंफीरियर रेस का समझा जाता था, क्योंकि वो जो है उनकी स्किन ब्लैक थी, तो इंडियंस को इंफीरियर रेस का वो समझते थे और अपने आप को सुपीरियर कहते थे, ठीक है। न्यूली इंट्रोड्यूस इनफील्ड राइफल हैड बीफ फैट कार्टेज कोटिंग। तो देखिए ये बहुत ही, ये जो है बिल्कुल इग्निशन पॉइंट था, ये बहुत इमीडिएट कॉज भी हम कह सकते हैं कि जो इनफील्ड राइफल थी वो जो है तात्कालिक कारण था 1857 के रिवोल्ट का। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है, जो बिल्कुल जो है इग्निशन पॉइंट थी, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इनफील्ड राइफल्स जो थे, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है राइफल्स थे, उसमें जो है आपका ये जो है या अफवाह थी, कुछ लोग अभी बताया जाता है कि अफवाह थी, लेकिन यहाँ पे मान्यताएं ये थी कि, और बहुत तेजी से ये बात स्प्रेड की थी कि जो उनका राइफल था उसमें जो ग्रीस था वो जो है आपके काऊ और पिग के फैट का था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए जो है मान्य नहीं था, उनके धर्म को भ्रष्ट करने वाला था। तो पहले इसको क्या करना होता था कि पहले इसको बीट करना होता था, यानी कि मुंह में लगा के इसको चबाना रहता था, उसको च्यू करना रहता था। च्यू करने के बाद फिर इसको पंप करना होता था और तब ये राइफल चलती थी। तो ये न्यूली जो है आपकी इंट्रोड्यूस इनफील्ड राइफल थी, जिसके अगेंस्ट थे जो हमारे सिपाही थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनका धर्म जो है इसके द्वारा भ्रष्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। हमारा है सोशियो रिलीजियस कॉजेस, ठीक है। सोशियो रिलीजियस कॉजेस क्या थे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स नेटिव इंडियंस, ठीक है ना। जैसे जो हमारे नेटिव इंडियंस थे, उनके उनके अगेंस्ट जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना, ये कहना कि वो थियरी एक रखते थे कि व्हाइट मैंस बर्डन, उनको उनको था कि वो जो व्हाइट लोग होते हैं वो राज करने के लिए बने होते हैं दूसरों के ऊपर, और जो ब्लैक्स होते हैं उनके ऊपर राज करना चाहिए, क्योंकि उनका रेस बहुत इंफीरियर है और वो बहुत सुपीरियर रेस के हैं, तो उनको जो है ब्लैक्स के ऊपर राज करने का अधिकार है। तो ये जो है हो गया आपका व्हाइट मैन बर्डन, ठीक है। अब देखिए क्या होता था, जैसे जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद में भी ये जो सिलसिला था एक्सप्लॉइटेशन का वो चलता रहा। हड़प्पा का जब जब खोज हुई थी पहली बार, ठीक है, तो जो कनिंघम थे, ठीक है, जॉन मार्शल थे, ये लोग इस काम में लगे हुए थे। तो पहली बार जो है, एक बार जब हड़प्पा की खोज हुई, तो लोगों को समझ में आया, एक कॉन्फिडेंस आया कि हमारी संस्कृति इतनी नई नहीं है, ये संस्कृति बहुत पुरानी है, और ये बहुत मजबूत करने का काम किया हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी, कि ये जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए, कि हमारी संस्कृति जो है, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर राज कर सकते हैं, हमारी संस्कृति इनसे भी पुरानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या था? रिलीजियस प्रोपोगेशन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। तो आपको अगर याद होगा कि 1813 में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इंडिया में, उनको जो है आमंत्रित किया गया था। वो यहाँ पे आके, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न आप देखेंगे या साउदर्न जो स्टेट देखेंगे, और जो है इवन ऑल ओवर इंडिया, वो जो है लोगों को क्या करते थे, अपने धर्म को धर्मांतरण कराने की पूरी कोशिश करते थे। और उनको बहुत सारे, जैसे अभी हम आगे देखेंगे कि जो हमारे कुछ, जैसे ये था कि अगर आप कोई धर्म, पहले ये था कि अगर आप किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर जाते हैं तो आपको अपनी पैतृक संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन बाद में कुछ उनके रूल्स, कुछ पॉलिसीज लाई गई थी, जिसके थ्रू अगर आप दूसरे धर्म में कन्वर्ट भी कर जाते हैं तो आपकी पैतृक संपत्ति पे आपका अधिकार जो है बना रहेगा। तो ये सारे चेंजेस किए गए थे इनके द्वारा। अब जैसे कुछ रिफॉर्म्स थे, लाइक abolition of sati, widow remarriage act, and the women's education were seen as the interference in the traditional Indian society.
अब देखिए जो हमारे ट्रेडिशनल लोग थे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल सोच के लोग थे, उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि हमारे इंडिया की इंटरनल मैटर में इंग्लिश के ब्रिटिश मैन क्यों इंटरफियर कर रहे हैं, चाहे वो भले ही अबॉलिशन ऑफ सती क्यों ना हो। लॉर्ड विलियम बेंटन ने 1929 में जो है 1829 में अबॉलिशन ऑफ सती के अबॉलिशन के लिए जो है काम किया, ठीक है। और जो हमारा विडो रिमेरेज था, ठीक है, उसके लिए भी काम किया गया। लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारे लोग थे, उनका थॉट ये था कि ये हमारे मैटर में, ये हमारे लाइफ में इंटरफेयर ना करे, ठीक है। तो ये इनकी पॉलिसीज थी। अब देखिए हम देखेंगे टैक्सेशन ऑन द मॉस्क एंड टेम्पल्स, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है मॉस्क और टेम्पल पे भी टैक्सेशन जो है लगा दिया जाता है, जो जो हिंदूज और मुस्लिम्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिमिनेशन टू इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। तो इंडियन सोल्जर्स को हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनकी सैलरीज हमेशा कम रहती है जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं दूर काम करने के लिए लेके जाते हैं, यानी कि आप ओवरसीज लेके जा रहे हैं, आप जो है आप समुद्र को पार करा के किसी दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो उनके कुछ अलाउंसेस होते हैं, कुछ भत्ते होते हैं जो उनको दिए जाने चाहिए। लेकिन फिर भी ये ब्रिटिशर्स जो है उस तरीके के कोई अलाउंसेस इनको प्रोवाइड नहीं कराते थे, इसलिए ये सब सारी डिस्क्रिमिनेशन थी, जो धीरे धीरे बढ़कर एक जो है बहुत बड़ा बड़ा कारण बन गया 1857 के रिवोल्ट का। फिर है ओवरसीज कैंपेन्स। हमने अभी जस्ट देखा था कि अगर आप समुद्र पार कर जाते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट माना जाता था हिंदू धर्म के जो है अकॉर्डिंग। तो ये जो है ये भी जो है जो कहीं ना कहीं जो सोल्जर्स थे उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। क्रॉसिंग द सी अभी हमने डिस्कस किया, तो ये सारी चीजें थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा हम वही है कि व्हाइट मैन्स बर्डन। तो इन लोगों को स्लेव की तरह रखा जाता था, जो हम इंडियंस थे हमारी स्किन की वजह से स्लेव की तरह ट्रीट करते थे। इनको लगता था कि रेशियली ये सुपीरियर है, वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इंडिया के ऊपर राज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट रिलीजियस प्रोपगेशन लेक्स लोकाई एक्ट 1850। इसमें क्या होता है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि पहले जो है क्या था, धर्मांतरण 1833 में 13 में धर्मांतरण 1813 में ये जो मिशनरीज थे वो इंडिया में धर्मांतरण स्टार्ट कर चुके थे। इसकी वजह से जो इंडिया के लोग थे वो बहुत अफेंडेड थे। लेकिन इंडिया की कुछ कस्टम्स थी, कुछ सिस्टम था, जैसे हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, वो धर्म की वजह से वो बधे हुए थे। और जो लोग चाहते भी थे, जैसे उन्होंने कहा कि आपका ये धर्म सही नहीं है, आप इस धर्म को आइए, इस धर्म में ये चीजें अच्छी हैं। अगर मैं मोटिवेट हो भी गई तो हमारा धर्म इस तरीके से था, उसका बंधन इस तरीके से था कि हम दूसरे के धर्म को अडॉप्ट नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने उसके लिए कुछ चेंजेस लेके वो आए। जैसे चेंजेस क्या थे, वो चेंजेस ये थे कि आपका जो धर्म है, ठीक है, अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति जो है आपकी, अगर आप दूसरे धर्म में कन्वर्ट भी कर जाते हैं तो आपकी पैतृक संपत्ति बनी रहेगी, उसको कोई नहीं छीन सकता। तो इसकी वजह से बहुत सारे धर्मांतरण भी कराए गए। इंटरफेरेंस इन द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, जैसे बाल विवाह प्रथा को रोकना, सती को जो है अबॉलिश कराने को जो है इन्होंने एफोर्ड किया, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में इंटरफेयर किया। तो ये सारी चीजों को जो हमारे ट्रेडिशनल लोग थे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो हमारे इंटरनल मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। कि इसमें जो है क्या होता था कि जो मेल होते थे, यानी कि जो हस्बैंड होते थे, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जो सती होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो अपने हस्बैंड की चिता के साथ जिंदा ही आग में उनको जलना रहता था, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों करना था, इसलिए करना था कि लोगों को लगता था कि अगर सती कोई स्त्री अगर सती हो जाती है तो उसके सात पुश्तों, जो उसके सात पुश्तें होती हैं, उनको जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये जो है हमारा ट्रेडिशनल जो है थिंकिंग थी। इसकी वजह से जो है औरतों को फोर्सफुली जो है सती सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए कहा जाता था, या फिर कुछ औरतें खुद से ही सती सिस्टम को परफॉर्म कर लेती थी, जिंदा वो अपने हस्बैंड के चिता के साथ जल जाया करती थी। इसको एबॉलिश करना भी जो है लोगों को ये लगा कि हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफियर किया जा रहा है, ठीक है। सती सिस्टम है। आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, क्या है आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, जैसे क्रीमिया वॉर्स हो गया, ठीक है, पंजाब वॉर्स है, फर्स्ट अफगान वॉर है। इसमें क्या होता था कि ये लोग बहुत ज्यादा दूसरे जगहों पे लड़ने जाते थे। तो ऐसा नहीं था कि दूसरे जगहों पे जाते थे तो वो जीत के ही आते थे, कहीं कहीं उनको जो है मुंह की खानी भी पड़ती थी वहां पे। तो पंजाब में भी यही हुआ था कि जो है इनका प्रभुत्व तो था वहां पे, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था उनको। अफगान वार में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो ये सारी चीजों को देख के जो हमारे लोग थे, हमारे सिपाही थे,
वो इन्फ्लुएंस होते थे कि अगर ये यहाँ पे हार सकते हैं तो हम भी इनको हरा सकते हैं, ठीक है, ये हमारे आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस थे। दूसरी चीज हम अगर ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें, अगर सैनिक में हम विद्रोह में जाए जाके देखें तो जो आर्मी रीजन थे, जैसे आर्मी में क्या था कि एक तो ये जो आर्मी में जो लोग थे उनको जो है इनफील्ड राइफल दिया जा रहा था चलाने के लिए, और जो जो फ्लोर थे यानी कि जो आटे थे उसमें बोन डस्ट मिलाने की बात की जा रही थी। दूसरी बात, ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स तो थी ही उनके अंदर। जब वो अपने गांव पे जाते थे, मोस्टली जो हमारे आर्मी के लोग थे वो जो है अवध के रीजन से थे। अवध मतलब जो आज का फैजाबाद लखनऊ का एरिया है, वहां के लोग थे। तो जब अपने घर पे जाते थे तो अपने घर वाले, एक्चुअली क्या था कि वो जो सोल्जर्स थे वो पीजेंट्स के फॉर्म में थे, पीजेंट्स थे एक्चुअली, वो पीजेंट्स थे, वो किसान थे, और लेकिन उन्होंने वर्दी पहन रखी थी किसकी, सैनिकों की। तो जब वो अपने घर जाते थे तो देखते थे कि वहां पे इतनी प्रॉब्लम है, जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी, कहीं ना कहीं जो जितना जो है जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था उनके जो है गांव वालों को, उनके घर वालों को, वो सारी बातें भी आके धीरे धीरे पहुंचती थी बैरक में। जो आर्मी का बैरक था वो जाते थे, बताते थे कि घर में ये सिचुएशन चल रही है, वहां पे इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन जो बैरक में जो सोल्जर्स थे उनकी थी ही। तो सोल्जर्स की भी बात उनके गांव में पहुंचती थी कि हमारे बच्चों को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स का, अपने गांव वालों का, अपने लोगों का दर्द समझते थे कि किसान है वो, उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल मिलके, और बाहर का जो आउटकम था, जैसे ये जो वॉर्स थे, ये सारी चीजें मिलके, इकोनॉमिक कॉजेस थे, है ना, ये सारी चीजें मिलके एक रिवोल्ट जो है जो तैयार होता है 1857 का, जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें पीजेंट्स भी पार्टिसिपेट करता है। जो पीजेंट्स जो है बहुत हरास किया जाता है मनी लेंडर्स के द्वारा, जो जमींदार होते हैं उनका स्टेटस डाउन कर दिया जाता है, और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती है वो बर्बाद कर दिए जाते हैं, जो हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं उनको एनेक्स कर दिया जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा, जो है सब्सिडरी अलायंस लगा दिया जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे जो हमारी जनता होती है वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, और एक दिन वो रिवोल्ट करने के मूड में आ जाती है। 1857 एक सुसंगठित रिवोल्ट था, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे कि ये एक्चुअली 1857 के जो रिवोल्ट है उसके अलग अलग व्यूज हैं लोगों के, उसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए नॉमेनक्लेचर है जो हमारे इंडियन रिवोल्ट का, ठीक है। तो 1857 का जो रिवोल्ट है उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, इसको हम रिबेलियन कहते हैं, इसको हम म्यूटिनी भी कहते हैं। तो बहुत सारे राइटर्स हैं, ठीक है, हु कंसिडर्ड इट एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है, वो भारत की आजादी के मूवमेंट का पार्ट समझते हैं, ठीक है। और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है, इसको ग्रेट रिबेलियन भी कहा गया है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ब्रिटिश राइटर हैं जिसको सिपाही रिवोल्ट कहते हैं, इसको सिपाही वॉर कहते हैं, इंडियन रिबेलियन कहते हैं। एक्चुअली जो ब्रिटिश राइटर्स हैं इसको जो है इंडिपेंडेंट मूवमेंट का पार्ट समझने के लिए तैयार नहीं है, उसको सिर्फ रिवोल्ट, विद्रोह ही कहते हैं, ठीक है। ब्रिटिश का नॉमेनक्लेचर देखेंगे, ब्रिटिश वालों का क्या कहना है इस रिवोल्ट के बारे में। तो ब्रिटिश एंड कॉलोनियल जो प्रेस था वो क्या कहते हैं, जो कंटेम्प्रेरी यूरोपियन लोग थे वो कहते हैं कि ये जो है ये एक सिपाही म्यूटिनी थी, जस्ट एक सिपाही म्यूटिनी थी, सिपाहियों का विद्रोह था, और एक इंडियन म्यूटिनी थी। जो आम जनता थी, इंडिया की आम जनता थी, उन्होंने विद्रोह किया था, उनका ये कहना था। दे यूज द टर्म इंडियन इन, देखिए इन्होंने कहा कि ये इंडियन इंकर्जन है, ये कोई जो है रिवोल्ट वगैरह नहीं है, कोई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। लेकिन हम अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो देखिए कार्ल मार्क्स वाज द फर्स्ट वेस्टर्न स्कॉलर। कार्ल मार्क्स एक पहले ऐसे वेस्टर्न स्कॉलर थे टू कॉल द इवेंट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवोल्ट। उन्होंने पहली बार जो 1857 के रिवोल्ट को नेशनल रिवोल्ट कहा था, कार्ल मार्क्स ने, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा है इंडियन नॉमेनक्लेचर, इंडिया के लोग क्या कहते हैं। तो इंडिया, द टर्म फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय द विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो जो रिवोल्ट कहा जा गया किसी के बारे में, ब्रिटिशर्स ने इसको म्यूटिनी कह दिया, इसको पॉपुलर बनाया विनायक दामोदर सावरकर ने। और उनकी बुक थी 1919 में, उनकी 1909 में उनकी उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या नाम था, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और किसने लिखी थी, विनायक दामोदर सावरकर ने 1909 में, ठीक है। तो ये जो है हमारा मराठी लैंग्वेज में ओरिजिनली इसको लिखा गया था। कुछ बुक्स हैं रिवोल्ट पे हम देखते हैं, तो बुक्स हमारी देखिए 1857
बुक्स रिटन ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो हमारा अभी हमने जस्ट देखा कि विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऐसे ही रिबिलियन 1857 ये जो है लिखा गया था पूरन चंद जोशी के द्वारा। ठीक है, दूसरा हमारा है द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, ये जॉर्ज ब्रूस ने लिखा था। ठीक है, द ग्रेट म्यूटिनी ये क्रिस्टोफर ने लिखा। ठीक है, द रिलीजन एंड द आइडियोलॉजी ऑफ द रिबील्स ऑफ 1857 ये इकबाल हसन ने लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लिखी गई हैं 1857 के रिवोल्ट पे। ठीक है,